गुड मॉर्निंग। आज जिस टॉपिक की बात करेंगे दैट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, या इसे कंडीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है या सिलेक्शन स्टेटमेंट से भी कई जगह जाना जाता है। बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, कभी भी आप किसी एक्सप्रेशन में जब आप वैल्यू पुट करते हैं, अगर वहां वैल्यू पुट करने पे आपको केवल दो आंसर मिले, या तो ट्रू और या तो फॉल्स। ओके, सिर्फ यही आंसर मिले, या तो वो एक्सप्रेशन सही हो, ट्रू को क्या समझा जाता है वन और फॉल्स को क्या समझा जाता है जीरो। तो आपको अगर केवल दो आउटपुट मिल रहा है, या तो सही या तो गलत, ओके, तो उसे क्या कहा जाता है, उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है कंडीशन। उसे कहा जाता है कंडीशन। जैसे अगर मैं बात कहूं कि a प्लस बी, क्या ये कंडीशनल स्टेट या कंडीशन एक्सप्रेशन है? ओके, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 5+7। ओके, ये ट्रू फॉल्स नहीं बता रहा है, ये तो सॉल्व करके बता रहा है कि यहाँ आंसर कितना आएगा, आपका 12 आएगा। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट मेरा ये हो जाए a इज ग्रेटर देन b, ओके, यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कोई सॉल्व करके सोल्यूशन नहीं बताएगा, ये सिर्फ ये बताएगा कि ये वैल्यू रखने पे आपका ये एक्सप्रेशन सही है कि गलत है। तो जैसे इस केस में 5 इज ग्रेटर देन 7, मेरा क्या है, फॉल्स है। तो वही चीज किसी एक्सप्रेशन में जब आप वैल्यू पुट करते हैं और वो एक्सप्रेशन, ओके, अगर आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देता है तो उसे कहा जाता है कंडीशन। ओके, और इन कंडीशन को चेक करने के लिए आप जिन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसी को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जैसे ऐसे समझिए कि अगर मैंने कहा a इज ग्रेटर देन b, अगर इसे मुझे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो इसके आगे मुझे कोई ना कोई एक शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं किस कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, इफ का। ओके, तो वही चीज है, कंडीशन को चेक करने के लिए जिन कीवर्ड या जिन स्टेटमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं उसी को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने क्या चेक किया है, a इज ग्रेटर देन b, और उसके सामने जो कीवर्ड इस्तेमाल किया दैट इज योर इफ। ओके, तो इसीलिए इसे कहा जाएगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते कितने तरह के हैं, तो चार तरह के दिखाए गए। क्या? पहला सिंपल एक इफ स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है कि यहाँ केवल एक कंडीशन है और मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि वो सही है और या गलत है, मतलब दोनों आपको नहीं चाहिए, सही होगा तो क्या करेंगे, गलत होगा तो क्या करेंगे, मुझे इससे मतलब नहीं है। ओके, मुझे केवल उसमें ट्रू होने पे ही काम करना है या फॉल्स होने पे ही काम करना है। ओके, जैसे मैंने कहा, क्या कहा कि सपोज मेरा एक नंबर है, मैंने कहा अगर ये इवन होगा तो इस नंबर को मैं ले जाके सम में ऐड कर दूंगा। ओके, मैंने कहा कि मेरा नंबर इवन है और इवन है तो मैं सम में ऐड कर दूंगा, मुझे इस बात की अब चिंता नहीं है कि ऑड होगा तो क्या होगा। ओके, मीन्स आपको केवल एक ही वैल्यू पे काम करना हो, दूसरी वैल्यू के बारे में न सोचना हो, तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे हम इफ स्टेटमेंट। लेकिन जहां आपको ये भी पता करना हो कि सही होगा तो क्या होगा और गलत होगा तो क्या होगा, तो वहां पे एक और स्टेटमेंट दिया गया, एल्स स्टेटमेंट। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर इवन है तो मैं सब में ऐड करूंगा, अगर ये इवन नहीं ऑड है तो इसीलिए मैं एल्स का इस्तेमाल किया कि अगर ये सही नहीं गलत होगा तो मतलब ऑड होगा, ऑड होगा तो मैं किस में जोड़ूंगा, इसे सम वन में जोड़ूंगा। तो जहां पे दोनों आउटपुट के बारे में आपको सोचना हो वहां पे क्या करेंगे, हम इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा क्या था मेरा, सेकेंड, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट। तीसरा एक और होता है, एल्स इफ लैडर। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे कंडीशन है और सारे कंडीशन को चेक करना है तो इफ एल्स, ठीक है, देन अगेन एक इफ आ गया, ओके, फिर एक उसका एल्स, फिर एक इफ। तो इसे कहा जाता है नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। जब एक इफ के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा हो, ओके, तो जब नेस्टेड इफ एल्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, इसीलिए उसे आसान करने के लिए एक और स्टेटमेंट दिया गया आपको, एल्स इफ आप लैडर का इस्तेमाल कीजिए। और चौथा क्या था, स्विच स्टेटमेंट, कि अगर आपको लगता है ब्रांचिंग है कि कई सारे कंडीशन और किसी एक कंडीशन के सही होने पे केवल आपको एक ही काम करना है, या जहां सिलेक्शन करना हो आपको कि हाँ अगर n बराबर 1 होगा तो आप ये काम करिए, n बराबर 2 होगा तो ये काम करिए, वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे स्विच स्टेटमेंट। अब एक एक करके एक स्टेटमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट जो सिंपल इसका सिंटैक्स होता है, मीन्स
प्रोग्रामिंग में ये कैसे लिखा जाता है, इफ देन कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो जितने काम हैं आप बॉडी के अंदर लिख दीजिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इसे बंद कर। अब यहां देखिए क्या कर रहा है, इफ मतलब मैं कंडीशन को चेक करूंगा। कंडीशन जब आप चेक करेंगे तो आपके पास दो आउटपुट आएंगे, ट्रू एंड दूसरा फॉल्स। तो अब बात कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन सही होगा तभी बॉडी के इनसाइड जाएगा और क्या चलेगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये बॉडी के इनसाइड जाएगा नहीं, सीधा इस बॉडी को बिना टच किए बाहर निकल जाएगा और बाहर कोई स्टेटमेंट लिखा होगा तो वो चलेगा। सपोज स्टेटमेंट 3 है आपका, स्टेटमेंट 4 है, ये सारा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब बात करते हैं ये चलेगा कैसे। सबसे पहले बात कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे। कंडीशन चेक किया, कंडीशन अगर सही है तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, तो क्या ये करने के बाद बाहर निकलेगा? जी हाँ, याद रखिए कि कंडीशन चेक करने के बाद अगर सही हुआ तो ये दोनों काम करने के बाद इसे आगे वाले स्टेटमेंट बॉडी के बाहर वाले भी एग्जीक्यूट करने हैं। तो 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा और 4 भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर बॉडी के इनसाइड नहीं है, बॉडी के आउटसाइड है, तो इसके पूरे प्रोग्राम में से तो चलना ही है। ओके, ये कब चलेगा? जब ये कंडीशन सही होगा। तो अगर मैं ट्रू की बात करता हूं कि ट्रू होने पे कौन कौन से स्टेटमेंट चले, तो 1, 2, 3, 4। ओके, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, सपोज मैंने कहा कि ये कंडीशन अगर आपने चेक किया तो ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो बॉडी के इनसाइड जाएगा, मतलब ये दोनों टच ही नहीं करेगा, सीधा कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट मतलब 3 एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 4। तो अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो सही होने पे ये चल रहा है, ये चला, और ये लूप इस कंडीशन के अंदर नहीं है तो इसे तो चलना ही है, चाहे ये कंडीशन सही हो चाहे गलत हो। ओके, अगर सही होगा तब ये दोनों करने के बाद इन दोनों को करेगा, अगर गलत हुआ तो इन दोनों को टच नहीं करेगा, सीधा कौन सा चलेगा, स्टेटमेंट 3 एंड 4 चलेगा। ओके, तो इसी पे ठीक है एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि अगर एक पर्सन है और उससे कहा जाए कि हाँ कि क्या आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, मीन्स अगर प्रोग्राम की बात करें तो एलिजिबल फॉर वोटिंग, अगर ये चेक करना है तो सिंपल की बात, प्रोग्राम में सबसे पहले कहा कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज 18 से एवब है तो लिख दूंगा प्रिंटफ एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, अब बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो केवल एक ही वेरिएबल है, तो मेन एक इंट एज ले लिया मैंने। लेकिन ये एक्सप्रेशन तब तक रन नहीं कर सकता जब तक आप किसकी वैल्यू पुट ना करें, एज की। तो सबसे पहले कहेगा कि एज की वैल्यू दीजिए, तो सबसे पहले आप एक मैसेज दे दीजिए, प्रिंटर इंटर एज, और मैंने लिख दिया स्कैनफ परसेंटेज डी एंड एज। ओके, अब देखिए प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हो रहा है, मेन एक वेरिएबल लिया, सबसे पहले एक मैसेज आएगा मेरा इंटर एज, न्यू लाइन होगा, आप एज की वैल्यू दीजिएगा, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेगा, अगर ये कंडीशन सही होगा तो लिखेगा एलिजिबल। ओके, लेकिन एक बात याद रखिए, ब्रैकेट आपका एक अभी मिसिंग है, क्यों? क्योंकि आपने इसे तो बंद किया, इसे नहीं क्लोज किया, तो इसे भी आप यहाँ पे क्या किया, क्लोज करिए। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले लिखा आएगा इंटर एज। ओके, यहाँ पे आप दीजिए वैल्यू 25, एंटर प्रेस करेंगे जब, तो देखिए 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये सही है, कंडीशन सही है, तो क्या आएगा, एलिजिबल। ओके, मैसेज क्या आ गया मेरा, एलिजिबल, मैसेज आ गया एलिजिबल। ओके, तो सही होने पे तो देखा आउटपुट आ गया एलिजिबल। लेकिन अगर बाय द वे अगर आपने एज की वैल्यू 16 दे दी, ओके, अगर आपने यहाँ पे एज की वैल्यू 16 दी तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, बताइए ये सही है? नहीं, ये गलत है। अगर गलत है तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, तो सीधा कहाँ निकलेगा, बाहर, और बाहर आपने कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा, आउटपुट में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये केवल ट्रू होने पे तो आंसर बता रहा है, लेकिन फॉल्स होने पे आंसर नहीं बता रहा है।
तो अगर मैं कहूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर सही हो तो आई एलिजिबल और गलत हो तो लिख दे नॉट एलिजिबल, तो क्या कहा गया कि अगर आप यहीं पे डायरेक्ट लिख दे कि भाई गलत हो तो बाहर निकल के क्या लिख देना, नॉट एलिजिबल। क्या लिख दिया मैंने, नॉट एलिजिबल। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत हो जाएगा, देखिए खुद से मैंने क्या बताया कि अगर ये कंडीशन सही होगा तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट चलेंगे, तो सही होगा तो बॉडी के इनसाइड जाएगा तो एलिजिबल आएगा। लेकिन ये मैंने बताया कि अगर बाहर, ठीक है, ये करने के बाद बाहर तो निकलना ही है क्योंकि ये स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं है, तो इसे तो चलना ही है चाहे ये कंडीशन सही हो चाहे गलत हो। अगर सही होगा तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, और गलत होगा तो ये नहीं चलेगा, सीधा क्या चलेगा, नॉट एलिजिबल चलेगा। तो अगर आप, ठीक है, इफ के बाहर डायरेक्ट नॉट एलिजिबल लिखते हैं तो प्रोग्राम आपका सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, सपोज आपने अभी दिया 25, ओके, अगर आपने एज की वैल्यू 25 दी तो 25 इज ग्रेटर देन 18, ओके, सही है, सही है तो बॉडी के इनसाइड जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, एलिजिबल, ओके। लेकिन प्रिंट करने के बाद जब बाहर निकलेगा तो ये भी मैसेज डिस्प्ले कर देगा, क्या लिख देगा, नॉट एलिजिबल। मतलब सही होने पे केवल आपको ये चाहिए था मैसेज कि एलिजिबल है, ये वाला नहीं चाहिए था, ओके। तो और अगर आपने बिना किसी एल्स के इस्तेमाल के लिखा तब सही होने पे ये भी चलाएगा और ये भी चलाएगा, ओके। लेकिन अगर ये गलत होता है तब तो इसे टच नहीं करेगा, ठीक है, तब क्या आएगा आपका, नॉट। तो 16 पे सही आ जाएगा, लेकिन जब ट्रू वैल्यू दे रहे हैं तो दोनों आंसर आ जा रहा है एलिजिबल नॉट एलिजिबल, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगला स्टेटमेंट दिया गया, दैट इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट। सेम प्रोग्राम होगा। इफ एल्स का सिंटेक्स देख लेते हैं पहले कि इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है। क्या कहता है, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ तो जैसे था वैसे ही कंडीशन, सपोज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब इसके साथ मैंने क्या कहा कि अगर ये ट्रू होगा तब अंदर जाना, ये दोनों काम करना, लेकिन अगर ये गलत होता है तो इसके साथ इसका एक गलत वाला पार्ट भी लिखता हूं जिसे एल्स कहा जाता है। एल्स तब आप करिएगा स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4। ये चीज है, मीन्स अब देखिए अगर ये सही हुआ तब स्टेटमेंट 1 और 2 चलेगा, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो इफ को टच भी नहीं करेगा, सीधा एल्स के पास जाएगा और कौन कौन सा चलेगा, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 चलेगा, ओके। तो अगर मैंने कहा कि स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू होता है तो 1 2 चलेगा, लेकिन अगर फॉल्स होगा तब कौन सा चलेगा, 3 4 चलेगा। अगर इसके पुराने वाले में क्या था, जब बिना एल्स के लिख रहे थे तो ट्रू होने पे क्या हो रहा था, स्टेटमेंट 1 भी चल रहा था, 2 भी चल रहा था, 3 भी चल जा रहा था, 4 भी चल जा रहा। अब वो दिक्कत नहीं है, देखिए खुद से जब ट्रू हो रहा है तो 1 2 केवल चल रहा है, और जब फॉल्स हो रहा है तो क्या चल रहा है, 3 4 चल रहा है, ओके। और थोड़े से अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर मैंने कहा इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एल्स स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4, और इन दोनों के बाहर मैंने भी एक स्टेटमेंट लिख दिया, दैट इज स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट 6। अगर आपसे कहा जाए कि इफ के अंदर कौन सा है तो दो स्टेटमेंट है, 1 2, एल्स के अंदर कौन है, 3 4। तो ये दोनों क्या है, तो ये जान लीजिए 5 और 6 का ना तो इफ कंडीशन इफ से लेना देना है ना तो एल्स से लेना देना है, ओके। अब चाहे कंडीशन सही हो चाहे गलत हो, ठीक है, उससे इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे ही, चाहे आप सही करिए चाहे गलत करिए। तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, तो अगर ट्रू है तो 100% बॉडी के इनसाइड जाएगा, 1 चलेगा 2 चलेगा, 1 2। लेकिन ये करने के बाद एल्स को टच भी नहीं करेगा, सीधा कहां चला जाएगा, ये करने के बाद बाहर, और कौन सा चलेगा, स्टेटमेंट 5 चलेगा और 6 चलेगा, ओके। तो ये ध्यान रखिए इसका, ठीक है, इफ से ना कोई लेना देना है ना एल्स से कोई लेना देना है, चाहे कंडीशन सही हो चाहे गलत हो, इन दोनों को एग्जीक्यूट होना है। और कब होना है, अगर सही होगा तो 1 2 करने के बाद देन 5 6 एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन
अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तब सीधा किसके पास जंप कर जाएगा, एल्स के पास, इसको टच भी नहीं करेगा। कौन सा चलेगा, थर्ड फोर्थ, ठीक है, थर्ड फोर्थ चला, ओके, थर्ड फोर्थ चलाने के बाद इसे इन दोनों को तो चलाना ही है, मतलब फिफ्थ और सिक्स चलेगा। तो ये जो दोनों मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये ना इफ का पार्ट है ना एल्स का पार्ट है, इसीलिए चाहे इफ चले तब भी इन दोनों को चलना है, एल्स चले तब भी इन दोनों को चलना है। तो वही चीज मैंने बता दिया कि अगर कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, तो 1 2 5 6 चलेगा, फॉल्स होगा तो 3 4 5 6 चलेगा। ओके, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जस्ट इफ के बाद तुरंत एल्स का होना जरूरी है। ओके, ये बात समझिए मेरी, मैंने लिखा इफ कंडीशन, ये बॉडी जहां इफ की खत्म होगी तुरंत उसके बाद एल्स स्टार्ट होना चाहिए। ओके, बीच में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जो इन दोनों को अलग कर दे। जैसे अगर किसी ने गलती से ये लिख दिया कि यहाँ पे सपोज स्टेटमेंट 1 है 2 है और बीच में से एक स्टेटमेंट और डाल दिया स्टेटमेंट 3 और उसके बाद लिखा एल्स एंड देन ये, तब ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि आपने बीच में, ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट डाल दिया जो इफ को एल से, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया। एक मतलब ये समझिए आपने एक बीच में लाइन खींच दी जो इस इफ को अलग कर दे रहा है, इफ एल्स को अलग कर रहा है, और ये अलाउ नहीं है। एल्स तुरंत इफ के बाद ही होना चाहिए। एक बात और, इफ बिना एल्स के तो हो सकता है लेकिन एल्स बिना इफ के नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके पहले वाले प्रोग्राम में आपने देखा इफ केवल था, एल्स नहीं था, तब भी चल रहा था। लेकिन अगर इफ ना हो और केवल एल्स हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इफ तभी आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सॉरी, एल्स आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब उसका इफ होना चाहिए। तो जितने इफ होंगे उतने ही उसके एल्स होंगे। ओके, और जितने एल्स हैं उतने ही इफ होने चाहिए। इफ विदाउट एल्स हो सकता है, आप 5 इफ का इस्तेमाल कीजिए, कोई कहीं एल्स ना कीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए सेम प्रोग्राम, पर्सन एलिजिबल है कि नहीं, अब पूरा बनाते हैं हम लोग। मेन मैंने क्या कहा कि इंट एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया, सबसे पहले लिखा प्रिंटफ इंटर एज, स्कैनफ परसेंटेज डी एंड एज, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मैंने लिखा प्रिंटफ एलिजिबल फॉर वोटिंग, else printf not eligible for voting। और अब थोड़ा सा बॉडी का ध्यान रखिएगा, इफ की बॉडी ये है, ओके, एल्स की बॉडी ये है, ओके, और ये किसकी है, मेन। तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ, यहाँ पे अगर ये ट्रू होगा तो इफ की बॉडी का जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अगर गलत होता है तो सीधा एल्स जाएगा और एल्स की बॉडी का जो भी स्टेटमेंट होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो ये एक सिंपल मैंने प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किया है। अब चलिए कुछ आउटपुट के क्वेश्चन देख लेते हैं कि आउटपुट अगर सॉल्व किया जाए तो इफ एल्स से कैसे आता है। तो मेन, अगर मैंने कहा इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 एंड c नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, मैंने लिखा इफ a इज ग्रेटर देन b, c इज इक्वल टू a प्लस b, else c इज इक्वल टू a माइनस, और उसके बाद लिखा मैंने प्रिंट एफ सपोज ये क्वेश्चन है मेरा, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे
तीन वेरिएबल लिया हूं मैं, ए की वैल्यू 5 दे दिया हूं कंपाइल टाइम पे ही, ओके, इनिशियलाइज कर दिया हूं वैल्यू, ए के अंदर 5 गया, बी के अंदर 7 है, ये सी। अब यहाँ पे कंडीशन चेक किया 5 इज ग्रेटर देन 7, ओके, अगर ये सही होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, गलत होगा तो एल्स के पास चला जाएगा। तो देख लीजिए 5 इज ग्रेटर देन 7 गलत है, इसका मतलब सीधा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ओके, 5 माइनस 7 करेगा, सी की वैल्यू -2 आई, बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलने के बाद सीधा लाइन से एग्जीक्यूट करेगा, इसके पास जाएगा और आउटपुट में कितना आपको आंसर दिखेगा, -2 आंसर दिखेगा, ठीक है। तो ये है सिंपल कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये सही होता तो इन दोनों को जोड़ के आंसर प्रिंट कराता, अगर ये गलत होगा तो क्या करेगा, दोनों को माइनस करके आंसर को प्रिंट कराएगा। वैल्यू दीजिए, ठीक है, उसके हिसाब से ये एग्जीक्यूट करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, क्या कि सपोज इफ के बाद अगर आपके पास केवल एक ही स्टेटमेंट है और एल्स के बाद भी केवल एक ही स्टेटमेंट है, उस केस में, ठीक है, आप चाहें तो ये ऑप्शन हटा सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाना या पैरेंथेसिस लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कर रहा हूं कि अगर इफ के बाद केवल एक ही स्टेटमेंट है, ओके, देखिए इफ उसके बाद केवल एक स्टेटमेंट है, एल्स के बाद भी केवल एक स्टेटमेंट है, ओके, ये इन दोनों से अलग है, ओके, इसका इस इफ से और एल्स से कोई लेना देना नहीं है, ये सी की वैल्यू प्रिंट होगी, चाहे ये ट्रू हो चाहे ये फॉल्स हो। अब मैं जो कह रहा हूं कि अगर इफ के बाद केवल एक स्टेटमेंट है तो चाहे तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाइए और चाहे ना लगाइए, ओके। तो ये चीज क्या कहा गया कि अगर इफ के साथ केवल एक ही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, तो कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दो स्टेटमेंट है और आप चाहते हैं ये कंडीशन सही हो, तब दोनों इसके अंदर हो, तब आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो मैंने जो बताया कि कर्ली ब्रेसेस लगाना कब कंपलसरी है, जब इफ कंडीशन के बाद आपको दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट उसके अंदर रखने हैं, तब आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। ऐसे समझिए, अगर आपके पास एक कॉपी है तब आपको बैग लेने की जरूरत नहीं है, ओके, तो ये बैग समझिए, ठीक है, ये बैग है, ओके, इस बैग को लगाना कब कंपलसरी है, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा कॉपियां होंगी आपके पास। अगर आपके पास एक ही कॉपी है तो कोई बैग की जरूरत नहीं है, आप कोई बैग का इस्तेमाल मत करिए, पैरेंथेसिस आप नहीं भी लगाएंगे तब भी ये कॉपी आप ही की रहेगी, ओके। सेम वही एल्स के पास भी अगर दो स्टेटमेंट हैं तो आप चाहे तो कर्ली ब्रैकेट लगाइए चाहे न लगाइए, ओके। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए आउटपुट के तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज देख लीजिए। जैसे अगर मैंने लिखा इफ सपोज कंडीशन और मैंने कहा कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और एल्स स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4, ओके। अगर कहा जाए कि इस प्रोग्राम को रन कराया जाए तो क्या ये रन हो सकता है या इसमें कुछ मिस्टेक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर इफ के बाद, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कब नहीं लगाएंगे, अगर एक ही स्टेटमेंट होता तो हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। अगर बाय द वे कर्ली ब्रैकेट आपने नहीं लगाया तो ये पहले वाले को तो अपना मान लेगा, ओके, क्योंकि इफ के बाद जो तुरंत स्टेटमेंट होता है वो उससे रिलेटेड हो जाता है उस कंडीशन। तो ये क्या हो गया, एक ऐसा स्टेटमेंट हो गया जो, ठीक है, इफ से रिलेटेड नहीं है, और ये क्या कर रहा है, इफ और एल्स के बीच में एज ए सेपरेटर का काम कर रहा है, मतलब इफ को इस एल से अलग कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा। क्या आएगा कि एल्स जो है आपका मिसप्लेस्ड है, मतलब तुरंत इफ के बाद नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपने इफ के बाद दो स्टेटमेंट लिखे हैं और आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है, उस केस में एरर प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले को तो अपना स्टेटमेंट मान लेगा कंडीशन कि हाँ मेरा, ठीक है, स्टेटमेंट 1 मेरा है, ये स्टेटमेंट 2 इसका पार्ट नहीं है, ये पूरे प्रोग्राम में है, चाहे ये कंडीशन सही हो चाहे गलत हो, इसको चलना चाहिए था, लेकिन क्यों एरर प्रोड्यूस करेगा, क्यों, क्योंकि ये एल्स और इफ के बीच में एक ऐसी लाइन आपने लिखी है जो इस इफ को इस एल्स से क्या कर दे रहा है, सेपरेट कर दे रहा है, इसीलिए इस केस में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एरर प्रोड्यूस करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इफ और एल्स के बीच में अगर आपके दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी है लगाइएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो एक एरर आएगा कि मिसप्लेस्ड एल्स हो गया है आपका। तो ये ध्यान में रखिएगा,
ओके, लेकिन अगर सपोज मैंने कहा इफ कंडीशन, सपोज दिस इज योर स्टेटमेंट 1, उसके बाद मैंने लिखा एल्स स्टेटमेंट 2 और फिर लिखा मैंने स्टेटमेंट 3। अगर आपसे अब पूछा जाए, ठीक है, कि बताइए, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो कौन कौन से स्टेटमेंट चलेंगे। ओके, अब ध्यान रखिए, अब आपने इफ के बाद भी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है, एल्स के बाद भी आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, तो कौन किसका पार्ट है? स्टेटमेंट 1 इससे रिलेटेड है, स्टेटमेंट 2 केवल इससे रिलेटेड है। इस थर्ड स्टेटमेंट का ना इफ से कोई लेना देना है ना एल से लेना देना, ये पूरे प्रोग्राम का पार्ट है। मीन्स अगर इफ सही भी होगा तब भी ठीक है इसे चलना है, अगर इफ गलत भी होगा तब भी इसे चलना है। तो इसका मतलब अगर मैंने कहा कंडीशन ट्रू है तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट चलेंगे? तो स्टेटमेंट 1 चलेगा और स्टेटमेंट 3 चलेगा। ओके, लेकिन अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये तो टच ही नहीं करेगा, सीधा किसके पास जाएगा? एल्स के पास, और कौन सा चलाएगा? स्टेटमेंट 2। लेकिन ये चलाने के बाद इसे चलना ही है, ठीक है, तो ये चीज आपका जरूर एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर ये कंडीशन सही होता है तो 1 3 चलेगा, अगर गलत होता है तो 2 3 चलेगा। अब मैंने कर्ली ब्रैकेट भी बता दिया कि अगर आप नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो केवल एक अपने पहले वाले को अपना मान लेगा, ठीक है। जो एल्स के बाद दूसरा स्टेटमेंट रहेगा उसे एल्स कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो पूरे प्रोग्राम का पार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे सही हो चाहे गलत हो इसे चलना ही है। अब इसी पे कई सारे प्रोग्राम हैं आपके, ओके, उन प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कुछ प्रोग्राम की बात करते हैं। एक प्रोग्राम आता है कि नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। राइट ए प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। मीन्स आपको चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब देखिए, नंबर पॉजिटिव कब होता है? जब n की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, उसे कहते हैं पॉजिटिव नंबर। अगर ये ट्रू होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव है, अगर ये फॉल्स होगा तो इसका मतलब क्या है? निगेटिव है। तो इसी को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं लॉजिक ही लिख ले रहा हूं, इफ n इज ग्रेटर देन 0, ओके, प्रिंटफ पॉजिटिव, n इज पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंटफ n इज नेगेटिव। ये मेरा मेन। क्यों मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया? क्योंकि इफ के बाद भी एक ही स्टेटमेंट है और उसके बाद भी एक ही स्टेटमेंट है, तो कर्ली ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं मेन, ओके। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स केवल एक है, इंट n। इसी की वैल्यू स्कैन कर लीजिए, प्रिंटफ एंटर n या एंटर द वैल्यू ऑफ n, scanf ओके। अब इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये पूरा प्रोग्राम है। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड studio.h जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रिंटफ स्कैनफ का आपने इस्तेमाल किया है तो वो हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। एक वेरिएबल ले लिया हूँ, सबसे पहले एक मैसेज दिया हूँ, उसकी वैल्यू स्कैन कर लिया हूँ, चेक किया हूँ क्या n 0 से ग्रेटर है, अगर 0 ग्रेटर है तो पॉजिटिव है, अगर n लेस है तो निगेटिव है। अब एक चीज हो सकता है कि सर अगर 0 हो जाए, तो वो जब पढ़ेंगे एल्स इफ लैडर या नेस्टेड इफ एल्स तो उसे देखेंगे कि एक कंडीशन और हो सकता है कि n 0 भी हो सकता है। अभी मैं केवल पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहा हूँ, ओके। तो सिर्फ दो ही कंडीशन। अब एक बात और है, जरूरी नहीं है कि आप एल्स का इस्तेमाल ही करें, आप डबल इफ से भी इस प्रोग्राम को बना सकते थे, ओके, कि if n is less than 0 then printf n is negative। तो आप डबल इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन, ठीक है, आपका क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। इफ n इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 0 देन n इज निगेटिव। तो आप डबल इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम है सिंपल। आप एक वेरिएबल लीजिए, उसको चेक करिए कि आप वो 0 से बड़ा है, अगर है तो पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव, ओके। तो ये है आपका एक सिंपल प्रोग्राम। इसी में आगे बढ़ते हैं।
कि सपोज अगर आपको ये चेक करना हो कि नंबर इवन है कि ऑड है, ओके, अगर आपको कहा जाए कि राइट प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड, ये कहा जाए कि आपको चेक करके बताना नंबर इवन है कि ऑड है। तो अब इवन नंबर किसे कहते हैं, ओके, तो डिफिनेशन क्या कहता है इवन की, कि इवन नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिसमें अगर 2 से डिवाइड किया जाए और वो टोटली डिविजिबल हो। टोटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि उनका रिमाइंडर कितना बचे, 0 बचे। इसका मतलब आप नंबर को डिवाइड करिए और ये चेक करिए क्या रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, और रिमाइंडर निकालने के लिए आपको एक ऑपरेटर बताया गया था n मॉडुलस 2, ओके, 2 से मैंने डिवाइड किया, लेकिन आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। इक्वल टू का साइन मैंने बताया था डबल इक्वल टू, ओके, डबल इक्वल टू। इफ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा आ रहा है तो printf n इज इवन, else printf n is odd। ये है आपका प्रोग्राम। क्या कहा कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाएगा, ठीक है, और आपको ये चेक करना हो कि वो नंबर इवन है कि ऑड है, तो सिंपली आप क्या करिए, उस n में 2 से, ठीक है, मॉडुलस करिए, और मॉडुलस करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है जिसका मतलब टोटली डिविजिबल हो गया, ओके, अगर टोटली डिवाइड हो गया है तो देन n इज इवन, अदरवाइज n इज ऑड। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है, बाकी प्रोग्राम आपका एज इट इज है क्योंकि आपके टोटल वेरिएबल वही है, एक n है, उसी की वैल्यू मैंने स्कैन किया, ओके। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें मैंने बताया कि नंबर आपका इवन है कि ऑड है, ओके। चलिए एक प्रोग्राम इसी में और देखते हैं। हाँ, क्या कह रहा है कि आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और उन दोनों नंबर में से आपको बताना है कि कौन बड़ा है, ओके। सपोज अगर आपके पास नंबर ए और बी है, ओके, आपको बताना है कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन है, ओके। अब इसे प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अगर मेरा, ठीक है, अगर कंडीशन की बात किया जाए कि ए इज ग्रेटर देन बी को कैसे लिखा जाएगा, तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर मैंने ये लिखा, अब मैंने कहा अगर ये सही है तो 100% जो मैसेज आएगा मेरे पास printf, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर ये गलत हो गया, ठीक है, तो 100%, ठीक है, एल्स के पास जाएंगे और ये गलत है तो इसका मतलब कौन बड़ा है, ठीक है, बी ए से बड़ा है, तो वही मैसेज लिख दूंगा printf बी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन ए, सिंपली ये मैसेज लिखा। लेकिन अब इसमें बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो अब मेरे पास 2 वेरिएबल हैं। मेन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें, इंट ए बी, 2 वेरिएबल हो गए। सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू स्कैन करेंगे, printf इंटर ए एंड बी, आप चाहें तो अच्छे से लिख सकते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और इसे स्कैन कर लीजिए, स्कैन एफ % d एंड ए एंड बी, ओके। तो सिंपल, ठीक है, प्रोग्राम हो गया जिसमें मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, ओके, दोनों की वैल्यू स्कैन की है। स्कैन करने के बाद मैं चेक कर रहा हूं क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी, अगर यहाँ पे वैल्यू रखने पे अगर ये कंडीशन सही होगा तो आपका मैसेज आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये गलत होता है तो आपका मैसेज क्या आ जाएगा कि बी इज ग्रेटर देन ए, ओके। तो ये सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने 2 नंबर को चेक किया, ठीक है, दोनों, ठीक है, कौन सा बड़ा है, ओके। एक प्रोग्राम और है, ठीक है, जिसमें आपको ये चेक करना होता है कि अगर कोई ईयर दिया गया है तो लीप ईयर है कि नहीं है, ओके। अभी मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि लीप ईयर कहा किसे जाता है। वैसे डिफिनेशन तो ये है कि लीप ईयर वो सारे ईयर होते हैं, अगर आपको चेक करना है तरीका क्या है कि आप 4 से उसे मॉडुलस कीजिए, मतलब अगर वो सारे ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं उसी को लीप ईयर कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, ओके, कि
एन अगर आपको चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप डिफिनेशन जानिए, ये 4 से डिवाइड तो होना चाहिए लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ओके, पहला कंडीशन। ओके, कि n इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 100। ओके, दूसरा डिफिनेशन, या ये क्या कहता है, n इज डिविजिबल बाय 4, n is divisible by 4 and n is divisible by 400। ओके, अगर ये है, ठीक है, तो सही है, तब भी लीप ईयर है। मीन्स 4 से डिवाइड हो लेकिन 100 से डिवाइड ना हो, लेकिन 400 से अगर डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है। ऐसे समझिए, अगर मैंने कहा 1800, ओके, 1800 क्या लीप ईयर है, तो देखिए ये 4 से डिवाइड तो हो जाएगा, ओके, लेकिन 4 से डिवाइड तो हो गया लेकिन 100 से डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये 100 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो क्या 1600 मेरा लीप ईयर है? हाँ, अब देखिए क्यों ये लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड है, ओके, और 400 से भी डिवाइड है, तो दोनों से डिवाइड है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मेरा लीप ईयर हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन सही होता है तो उसे लीप ईयर का। तो लेकिन जो सिंपल डिफिनेशन बताई जाती है कि हमें कि आप ईयर को 4 से डिवाइड करिए, तो केवल हम इसी वाले को अभी इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा पूरा प्रोग्राम कि हाँ 400 से कैसे डिवाइड होगा, ठीक है, और बाकी से, ठीक है, 100 से कैसे नहीं डिवाइड होगा, उसका प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी बात कर रहा है कि अगर आपको सपोज ईयर दिया गया और इसे चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो आप सिंपली इसे 4 से मॉडुलस करिए। अगर ये 0 के बराबर आता है तो मैं लिख दूंगा प्रिंटफ ईयर इज लीप ईयर, इज लीप ईयर। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंटफ नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, और इसे बंद किया। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें, मेन एक इंट ईयर और प्रिंटफ इंटर स्कैन क्या कर लिया, स्कैन एफ। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, मैंने जितने मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन किए हैं सब में वेरिएबल को इंटीजर ही लिया है। क्या हम फ्लोट नहीं ले सकते हैं? हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि फ्लोट आप कभी मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मॉडुलस की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था ऑपरेटर में कि ये ऑपरेटर फ्लोट पे काम नहीं करता है, तो एरर दे देगा। इसीलिए जब मॉडुलस कीजिएगा तो जितने वेरिएबल मॉडुलस में इस्तेमाल कीजिएगा सब पे सब क्या लीजिएगा, इंटीजर ही लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना है, बाकी इफ एल्स पे और कुछ प्रोग्रामिंग, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।